आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजरायली साबिक वजीर का बयान, फिलिस्तीनियों की गजा वापसी, हमास की फतह, फिलिस्तीनियों को मुल्क बदर करने के लिए ट्रंप ने पेश की तजवीज। बाबा सिद्दीकी के मेन शूटर ने किया बड़ा खुलासा, बाबा सिद्दीकी को मारने की वजह आई सामने। यूसीसी नाफिज करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी जमीयत। मदनी ने कहा, शरीयत के खिलाफ कोई भी कानून मंजूर नहीं। दिल्ली इलेक्शन से पहले ताहिर हुसैन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी 6 दिन की कस्टडी पैरोल, लगाई कई शर्तें। पीएम मोदी ने बताया भारत के मईशत के 2 बड़े सुतून, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का किया इफ्तिताह। अरविंद केजरीवाल ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, एक बार फिर मिडिल क्लास के लिए उठाई आवाज। शिफा उर रहमान की अहलिया नूरीन ने किया जीत का दावा, तहजीब टीवी के चैनल हेड से की खास बातचीत। कहा, बड़ी तादाद में साथ जुड़ रहे ओखला के लोग। बागपत के बड़ौत में बड़ा हादसा, स्टेज टूटने से ख्वातीन और बच्चों समेत 80 जख्मी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुरअसरार मौतों का खुला राज, जहरीले ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से हो रही मौतें। जहां फिलिस्तीनियों की गजा वापसी के मनाजिर दिल छू लेने वाले हैं, वहीं इजराइल के लिए ये किसी जिल्लत आवेज शिकस्त से कम नहीं है और हमास की फतह के जामिन है। इसी को लेकर इजरायली हुकूमत से अलग हुए वजीर बेन गुवीर का कहना है कि क्या इजराइल के फौजियों ने ये दिन देखने के लिए जंग लड़ी या अपनी जानों की कुर्बानी दी। उधर ट्रंप ने फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और इजिप्ट में मुल्क बदर करने की तजवीज पेश की, जिसे जर्मनी समेत जॉर्डन और इजिप्ट ने मुस्तरद कर दिया। हमास इजराइल के दरमियान सीज फायर के बाद जो माहौल पैदा हुआ है और गजा से जो नज़ारे मंजरे आम पर दिखाई दे रहे हैं, उससे इजराइल बुरी तरह बौखलाया हुआ है। हजारों बेघर फिलिस्तीनियों की गजा वापसी देखकर इजरायली हुकूमत से इस्तीफा दे चुके साबिक वजीर इतमार बेन गुवीर बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने फिलिस्तीनियों की गजा वापसी पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। बेन गुवीर ने इजराइल और हमास के बीच हुए मुआहिदे को जिल्लत आमेज और इजराइल की शिकस्त करार दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि गजा के हजारों बाशिंदों की शुमाली गजा की पट्टी में दाखिले की तस्वीर हमास की फतेह की अक्कासी कर रही है। फिलिस्तीनियों की गजा वापसी की तस्वीर इजराइल की जिल्लत को बयां ही नहीं कर रही है, बल्कि मुकम्मल तौर पर इजराइल के हथियार डालने के हालात को भी बयां कर रही है। बेन गुवीर ने मजीद कहा है कि इजरायली फौज ने ये तस्वीर देखने के लिए जंग नहीं लड़ी और न ही अपनी जानों की कुर्बानी दी। साबिक वजीर ने गजा पट्टी में फिर से जंग का मुतालबा करते हुए कहा है कि हमें जंग और तबाही की तरफ वापस आना चाहिए। बताते चले कि कल से फिलिस्तीनियों ने शुमाली गजा में लौटना शुरू कर दिया। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक गजा में लौटने वाले फिलिस्तीनियों के मनाजिर दिल को छू लेने वाले हैं। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन और इजिप्ट से कहा है कि वो गजा से फिलिस्तीनियों को ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ पनाह दे, खास तौर पर इसलिए कि गजा पट्टी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और वहाँ अफरा तफरी की सूरत हाल है। ट्रंप ने ये भी कहा कि फिलिस्तीनियों की ये मुल्क बदरी आर्जी या तब्दील भी हो सकती है। अमेरिकी सदर के बयान को लेकर जॉर्डन और इजिप्ट के साथ जर्मनी का भी रद्द अमल सामने आया है। जर्मनी के वजारत खारजा ने कहा है कि फिलिस्तीन आबादी को गजा से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं जॉर्डन के वजीर खारजा ऐमन अल सफदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिलिस्तीनियों की मुल्क बदरी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जॉर्डन सिर्फ जॉर्डन वालों के लिए है और फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों के लिए है। एनसीपी अजीत गुट के लीडर बाबा सिद्दीकी के मर्डर मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले मरकजी शूटर गौतम कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा करते हुए दावा किया गया है कि गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल ने उसने सिद्दीकी या उसके बेटे को मारने के लिए राजी किया था। गौतम ने बयान में कहा कि एक दिन शुभम लॉनकर ने शूटर को बताया कि वह और उसका भाई विश्नोई गिरोह के लिए काम करते हैं। बताया गया कि हमें 10 से 15 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। जब मैंने काम के बारे में पूछा तो शुभम ने बताया कि हमें बाबा सिद्दीकी या उसके बेटे जिशान सिद्दीकी नाम के आदमी का मर्डर करना है, लेकिन उसने कोई और जानकारी नहीं दी। उसने बताया कि कुछ दिनों के बाद शुभम ने हमें
मर्डर के काम करने के बारे में याद दिलाया और उसने पूछा क्या हम डरे हुए हैं। तब मैंने और धर्मराज कश्यप ने उससे कहा कि हम काम करेंगे और पैसे मांगेंगे। एक दिन शुभम लोनकर ने अपने मोबाइल फ़ोन से स्नैपचैट ऐप के जरिए अनमोल को वीडियो कॉल किया। गौतम ने दावा किया कि बिश्नोई ने हमें बताया था कि जिस आदमी को हमें मारना है वह दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है और मुंबई बम विस्फोटों में शामिल है। गौतम के बयान के मुताबिक बाबा सिद्दीकी और उसके बेटे की पहचान गूगल और उसके ऑफिस के बाहर लगे पोस्टरों से हुई है, जिसके बाद कत्ल को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी नाफिज करने वाली पहली रियासत बन गई है। बता दें, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जमीयत उलेमा ए हिंद यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ने बीते रोज को कहा कि वे इस फैसले को अदालतों में चुनौती देगा। साथ ही कहा कि उनके वकीलों ने इसके कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी पहलुओं की जांच की है। बीजेपी के इक्तदार वाली रियासत उत्तराखंड पीर को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली हिंदुस्तान की पहली रियासत बन गई है, जो सभी मजहब के हर शहरी के लिए समान कानूनों को बढ़ावा देता है और शादी और तलाक और जायदाद पर जाती कवानीन को मियारी बनाता है। जमीयत उलेमा ए हिंद हुकूमत के इस फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज करेगी। जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी के मार्गदर्शन पर जमीयत इसे चैलेंज करेगी। दिल्ली दंगों के इल्जाम में जेल में बंद और AIMIM से मुस्तफाबाद सीट के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी मुहिम के लिए कस्टडी पैरोल दे दी है। बता दें कि यह कस्टडी पैरोल 29 जनवरी से 3 फरवरी तक यानी कि 6 दिन के लिए दी गई। बता दें कि ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद असेंबली हलके से बाहर नहीं जा सकेंगे और ना ही करावल नगर के अपने घर जा सकेंगे। पुलिस कस्टडी में सिर्फ ताहिर हुसैन को इंतखाबी मुहिम की इजाजत दी गई है। गौर हो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए मुस्तफाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। पीएम मोदी आज ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने ओडिशा हुकूमत की बिजनेस समिट उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। यह समिट भुवनेश्वर के जनता मैदान में मुनक्किद हो रही है, जो 2 दिन तक चलेगी। इस समिट के इफ्तिताह के मौके पर पीएम मोदी ने भारत की मईशत के 2 बड़े सुतून के बारे में बताया। सुनिए। अब भारत की इकोनॉमी के विस्तार के 2 बड़े पिलर हैं। एक हमारा इनोवेटिव सर्विस सेक्टर और दूसरा भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देश की तेज प्रगति सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर संभव नहीं है। इसलिए हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं, नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। यहां से मिनरल निकले और फिर एक्सपोर्ट होकर के दुनिया के किसी देश में पहुंचे, वहां पर वैल्यू एडिशन हो, कोई नया प्रोडक्ट बने और फिर वो प्रोडक्ट भारत में वापस आए। ये ट्रेंड मोदी को मंजूर नहीं है। दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर मांग की है कि पीएम मोदी ऐलान करें कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा। माफ करना है तो किसानों के लोन, मिडिल क्लास के होम लोन माफ करें। इस पैसे से मिडिल क्लास का बहुत फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। उनके एक मिडिल क्लास वाला बेचारा 1 लाख रुपए अगर महीना कमाता है, उसके 60-70 हजार रुपए EMI में चले जाते हैं। हम मांग करते हैं मिडिल क्लास के सारे EMI माफ कर दो, किसानों के सारे कर्जे माफ कर दो। और मैंने हिसाब लगाया कि अगर अरबपतियों को पैसा देना बंद कर दिया, कर्जे माफ करना बंद कर दिया, तो देश के अंदर इनकम टैक्स की दरें हाफ की जा सकती हैं। इनकम टैक्स का रेट हाफ किया जा सकता है। इनकम टैक्स की जो टैक्सेबल लिमिट है इनकम टैक्स की, ये डबल की जा सकती है। GST, सारी चीजों के ऊपर GST आधा किया जा सकता है। जितने खाने पीने की चीजें एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके ऊपर GST माफ किया जा सकता है। दिल्ली में जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस मौके पर तहजीब टीवी के चैनल हेड रिजवान खान ने ओखला असेंबली हलके से AIMIM उम्मीदवार
शिफाउर रहमान की अहलिया नूरीन से खास बातचीत की है, देखिए। अभी हाल फिलहाल में कुछ ही रोज़ पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब भी ओखला में आए और उन्होंने, आप भी वहाँ मौजूद थी, और शिफाउर रहमान साहब के लिए उन्होंने लोगों से अपील की कि वोट देने के लिए। आपको कितना हौसला उनके आने के बाद मिला या बढ़ा, आपका और आपके साथ जो लोग हैं जो कैंपेन कर रहे हैं? जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि वो यहाँ आए, उन्होंने हमारे लिए अपील की, क्योंकि शिफा तो इस टाइम जेल में है। ओखला की अगर हम बात करें, क्योंकि आवाम के बीच में आप जा रही हैं तो बड़े पैमाने पर लोग आपको सुनेंगे भी, ओखला के अब भी बड़े मुद्दे आपको कौन से लगते हैं? जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए, या लोगों को, आवाम को ओखला की अभी भी ज़रूरत है? वो बदहाली की जो आपने बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने जहाँ तक देखा है, मुझे बड़ा अफसोस भी होता है। इनफैक्ट जो मेरे लोग हैं, कुछ मुझसे जुड़े हुए नॉन मुस्लिम लोग भी हैं, जो मेरे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, मेरे ड्राइवर हैं, मेरे मिलने वाले हैं, तो मुझे वाकई में कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लोग सही कहते हैं। वो ये बोलते हैं कि मुस्लिम आबादी में जहाँ पर भी जाएं तो पहचान हो जाती है कि यहाँ मुस्लिम रहते हैं। तो मैंने कहा किस तरह से, बोले कूड़े को देखकर। बागपत के बड़ौत में जैन निर्वाण फेस्टिवल के दौरान मंच टूटने से बड़ा हादसा हो गया है। बताते चलें कि बड़ौत में मुनक्किद जैन निर्वाण फेस्टिवल के दौरान प्रोग्राम में लगा लकड़ी का स्टेज टूट गया, जिसकी वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 80 से ज्यादा अकीदतमंद जख्मी हैं। इस हादसे की वजह से मौके पर भगदड़ की भी खबर सामने आई है। जख्मी होने वालों में खातून के अलावा आदमी और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जानकारी के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब अकीदतमंद मान स्तंभ पर लड्डू चढ़ा रहे थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वहां पर कई बड़े अफसर पहुंचे। मौके पर पहुंचे अफसरों ने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। वहीं एसपी अर्पित विजय वर्गीय और एडिशनल एसपी भी हादसे की जगह पर मौजूद रहे। इस दौरान एसपी अर्पित विजय वर्गीय ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये आप सब लोगों को अवगत कराना है कि आज बड़ौत थाना क्षेत्र के सी फील्ड में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम था जैन कम्युनिटी का। वहाँ पे कुछ लोग मचान पे चढ़े हुए थे। मचान जिस चीज़ का बना हुआ था बल्ली का, वो डिसबैलेंस होकर गिर गई, जिसमें जो लोग उसमें खड़े थे वो घायल हो गए। तुरंत मौके पे सभी टीम्स पहुंची थी, पुलिस की भी, प्रशासन की भी, फायर डिपार्टमेंट की भी, और जितने भी घायल व्यक्ति थे उनको आसपास के अस्पताल में पहुंचाया। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अभी तक की जो सूचना मिली है, लगभग 20 से 25 लोग जो है घायल हुए थे और कुछ लोग सामान्य चोटें थी। सबको फर्स्ट एड दी के घर पहुंचाया गया है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इल्जाम लगाया है कि हरियाणा हुकूमत ने यमुना नदी में जहर मिलाया है। उनके इस बयान के बाद से दिल्ली का सियासी पारा और हाई हो गया है। इल्जामात और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर तंज कसा है। यमुना तनाज़े पर बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने कहा कि हम वही बात कर रहे हैं जो आवाम कहना चाहती है। जो पानी हरियाणा से आ रहा है उस पानी से हम नहाते हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हरियाणा से आ रहा है पानी, उसमें तो अभी हमने नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कराया है। आपके किसी न किसी कैमरे में जरूर वो फोटो होगी। लोग कहते थे केरल जैसी नाबोट कैसी चल रही है। वो हमारी लोकसभा है, हरियाणा से आती हुई यमुना जी हैं। हमने इस बार नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन कराया, ड्रैगन बोट कंपटीशन। उस कंपटीशन में बच्चे पानी में कूदते हैं, कूद के फिर ड्रैगन में अपने बोट में आते हैं। जो हरियाणा से आ रहा है उस पानी में तो हम नहा रहे हैं। वजीराबाद बैराज के बाद अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी अकर्मण्यता को दूसरों पर थोपते हुए, तो दिल्ली के लोग ये बात सुनते हैं ना, कहते हैं अब सुनो, अब माफी नहीं, अब तुम जान छोड़ दो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में अब जेपीसी मीटिंग पर राज्यसभा मेंबर और कांग्रेस लीडर सैयद नसीर हुसैन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेपीसी मीटिंग में आइन को दरकिनार किया गया। बिना किसी चर्चा के हुकूमत सीधे वोटिंग पर चली गई। इसके साथ ही सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि मीटिंग में हमें बोलने नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। अक़लियतों के हुकूक को दबाया गया, जिस तरह से अक़लियतों को खत्म करने की एक साजिश आज की मीटिंग में की गई, उससे एकदम साफ जाहिर है कि ये सरकार किसी भी तरह से इस देश में 2 तरह के लॉ लाना चाहती है। उसमें एक
उन लोगों के लिए जो अक्सरियत में है, एक लॉ उनके लिए जो अक़लियतों में जो मेजॉरिटी में है, ये उनके लिए जो माइनॉरिटी में है। 95% जो स्टेक होल्डर्स आए थे, जो विटनेसेस बन के आए थे, वो इस बिल के खिलाफ उन्होंने अपनी बात रखी। ये बिल का विरोध करके उन्होंने गया है। 5% वो लोग थे जो सरकार से स्टेज मैनेज थे, जिनकी मानसिकता एकदम साफ नजर आ रही थी वो क्यों वहां पे आए थे। ना वो स्टेक होल्डर थे, ना उनको वक्त से कुछ लेना देना था। यहाँ पे हम लोग को ना बोलने दिया गया, ना हमारे अमेंडमेंट्स के ऊपर बात रखने दी गई। जो मूवर है अमेंडमेंट का, उसको एक दो शब्द जनरली पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, यहाँ पे बोलने नहीं दिया गया और पूरे तरह से बुलडोज करके इस बिल को लेके आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी मंशा ये है, एक दिल्ली इलेक्शन में उसका फायदा उठाएं, दूसरा इनको जो है एक माइनॉरिटीज को इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाने के राह में जो है उस डायरेक्शन में ये पहला स्टेप है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सऊदी अरब में हर साल लाखों लोग उम्रा करने जाते हैं। हिंदुस्तान से भी लाखों की तादाद में लोग उम्रा और हज करने जाते हैं। साल 2024 में दुनिया भर से करीब 20 लाख मुसलमान उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके थे। ऐसे में लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सऊदी हुकूमत ने बड़ा कदम उठाया है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मिनिस्ट्री ने गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी कि JCC मुल्कों के शहरियों के लिए उम्रा प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए नई फैसिलिटीज़ का ऐलान कर दिया है, ताकि अकीदतमंदों को उम्रा करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और सफ़र आसान हो जाए। मिनिस्ट्री ने कहा है कि JCC के शहरी किसी भी वक्त मुख्तलिफ जगहों और हवाई एंट्री पॉइंट के ज़रिए से उम्रा करने के लिए सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। अकीदतमंद नुसुफ ऐप के ज़रिए से आसानी से अपनी उम्रा परमिट ले सकते हैं। साथ ही मिनिस्ट्री ने मदीना में अल रावदा अल शरीफा का सफ़र करने के इच्छुक लोगों के लिए नुसुफ ऐप के जरिए प्री बुकिंग की अहमियत पर भी जोर दिया। सऊदी अरब ने अपने कवानीन में बदलाव किया है। नए कानून के मुताबिक दूसरे मुल्कों के लोग भी सऊदी अरब में मक्का और मदीना में रियल एस्टेट का कारोबार कर सकते हैं। अरब मीडिया के मुताबिक बताते चले कि इस बात का ऐलान कैपिटल्स अथॉरिटी ने किया है। उसने इस बात पर जोर दिया है कि दूसरे मुल्कों के लोग कारोबार करते हुए कानून के मुताबिक काम करें। इन कवानीन के तहत गैर मुल्की अफराद और इदारे कंपनी के कुल शेयरों में 49% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को सऊदी फाइनेंशियल मार्केट में रजिस्टर्ड सऊदी कंपनियों के शेयरों में इन्वेस्ट करने की भी इजाज़त दी जाएगी। सऊदी अरब में कारोबार की इजाज़त देना सऊदी अरब की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी और बली अहद के विजन 2030 का हिस्सा है। रियल एस्टेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इस महकमे को और तरक्की मिलेगी। सऊदी अरब आने वाले वक्त में इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा अच्छे ऑफर भी दे सकता है। हरियाणा के पलवल जिले के मिट्रौल गांव में भीड़ के हमले में एक मुस्लिम शख्स की मौत हो गई है, जिसके बाद 10 लोगों के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज किया गया है। बीते जुम्मे की रात को गो तस्करी के शक में हमला किया गया, जिसमें एक मुस्लिम शख्स की मौत हो गई, वहीं दूसरा जख्मी हो गया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुतासिरों की पहचान मुंडकटी गांव के यूसुफ और रवि के रूप में हुई है। पुलिस में दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक यूसुफ और उसका साथी गाय और बछड़े की तस्करी करने जा रहे थे। उन्हें भीड़ ने रोका। इसके बाद दोनों को बुरी तरह से पीटा। भीड़ ने इल्जाम लगाया कि वे जानवरों को कत्ल करने के लिए ले जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूसुफ को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में रेफर कराया गया, जहाँ दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बीते रोज को उसकी मौत हो गई। टेम्पो चलाने वाले रवि को भी बेहद चोटें आई हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस अक़लियती महकमे के नायब सदर शादाब आलम को कालका जी असेंबली का इंचार्ज बनाया गया है। शादाब आलम लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करते आ रहे हैं। शादाब आलम ने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि शादाब आलम ने हमेशा लोगों के लिए आवाज़ उठाई है और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। शादाब आलम की अहलिया शाहाना परवीन वार्ड 187 सरिता विहार से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार भी रह चुकी हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।